4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे संबित पात्रा से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अकलमंदी का परिचय देंगे, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें सामने लाएंगे कि उनकी मजाक पल भर में उड़ जाएगी। संबित पात्रा जी बड़ी बड़ी दलीलें लेकर आए कि राहुल गांधी का अकाउंट अमेरिका में और पवन खेड़ा का अकाउंट विदेश में और कुछ पाकिस्तान में और कुछ वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। उन्होंने तथ्यों का हवाला दिया। बस 10 मिनट बीते होंगे सुप्रिया श्रीनाथ आ गई और सुप्रिया श्रीनाथ ने दिखाया कि भाई देखो, गुजरात बीजेपी का अकाउंट अमेरिका से हैंडल हो रहा है, ये आयरलैंड से हो रहा है, ये कोई लोकेशन है नहीं है। तो मजे की बात यह है कि वो सुप्रिया संबित पात्रा जी कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चर्चा है। मुझे हंसी आई कि जब मेरा चैनल पहलगांव के हमले के बाद बंद किया गया, 15 पाकिस्तान के चैनल बंद किए, वो भारत में अकेला 4PM बंद किया गया। तो गूगल डाटा दिखाता है कि आपको कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो 4PM इस समय लगभग 145 देशों के आसपास देखा जाता है। तो उसमें ये भी देखा जाता है कि किस देश में कितना देखा जा रहा है। तो नेचुरली मेरे को अमेरिका में, यूके में भी खूब देखा जाता है। लेकिन मजे की बात यह आई कि जिस समय पहलगाम हमले के बाद मेरा चैनल बंद किया गया, तो पूरी दुनिया में 4PM की चर्चा हुई। भाई पाकिस्तान के चैनल 15 बंद और एक भारत का बंद 4PM। तो लोगों को लगा कि भाई ऐसा इस चैनल में क्या है जो इसको बंद कर दिया। और उस महीने अभय जी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा गया मेरा चैनल, कि भैया हमारे संग ये कौन भाई हमारा है। अब लोग कहें कि साहब संजय शर्मा के पाकिस्तान से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि जब पहलगाम में हमला हुआ, कल को कोई गूगल का रिकॉर्ड निकाल ले और मैं ही दे दूं उसको रिकॉर्ड, और वो पता चले कि जिस समय पहलगाम में हमला हुआ उस समय में पाकिस्तान में 4PM बहुत देखा जा रहा था, तो मुझे ट्रोल किया जाएगा, देखिए साहब संजय शर्मा का चैनल पाकिस्तान में देखा जा रहा है। ये कोई नहीं भला आदमी बताएगा कि तुमने बंद किया पाकिस्तानी 15 के संग, इसलिए मुझे पाकिस्तान में बहुत देखा गया कि कौन आदमी ऐसा है तो पाकिस्तान की बात कर रहा है। हालांकि निराशा होगी, क्योंकि मेरे रोम रोम खून खून में भारत के लिए जज्बा है। हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता हूँ, हमेशा भारत की बात कहता हूँ। तो पाकिस्तानियों को निराशा हुई होगी, लेकिन बात सही है कि इतनी बेवकूफी भरी संबित पात्रा की बातें कि साहब कांग्रेस के राहुल गांधी विदेशों के इशारे पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, ट्रंप के कहने पे युद्ध तुम बंद कर दे रहे हो, ट्रंप की धमकियों का जवाब तुम दे नहीं पा रहे हो। ट्रंप ऐलानिया 62 बार कह चुके युद्ध मैंने रुकवाया, युद्ध मैंने कह नहीं पा। हमारे विश्व गुरु 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे, कह नहीं पा रहे, झूठ बोल रहे हो और विदेश में बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। संबित पात्रा जी कह रहे हैं, क्या हो गया इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? ये अकल वकल घर पे रख के छोड़ के आ रहे हैं आजकल, क्यों इतना गड़बड़ कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। देखिए, आपने जो बातें कही हैं वो 100% सही है, लेकिन 100 बातों के ऊपर एक बात और है जो मैं कह देना चाहता हूं, इसमें जोड़ लीजिए उस बात को, कि संबित पात्रा को पहले सारे देश को यह बताना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग करने के लिए एक विदेशी फर्म को क्यों किराए पे लिया है, और उस विदेशी फर्म को उस लॉबिंग की फीस जानते कितनी दी गई है? $3,30,000। $3,30,000। अच्छा, और ये खबर ऐसी खबर नहीं है कि बात छुपी हुई हो, ये खबर हिंदुस्तान के सब अखबारों में छप चुकी है। टीवी पे तो ये खबरें आती नहीं है। $3,30,000 यानी 90 से गुणा कर दो उसको। और मेरे कुछ विदेश में रहने वाले मित्रों ने वो फॉर्म भी भेज दिया है, जिस फॉर्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम छपा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है उस फर्म और उसके बीच में, जिसमें साफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अंग्रेजी में, रोमन में। कई तो स्पेलिंग पढ़ के सुना दें आपको। वो साफ लिखा हुआ है उसके अंदर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो फर्म है जो कि अमेरिका में एक दलाली करने वाली फर्म को, लॉबिंग करने वाली, हिंदुस्तान में तो हम लोगों की भाषा में दलाली कही जाएगी, वो दलाली करने वाली फर्म को किराए पे उसने लिया है। और ये एक ऐसी फर्म है जो एक जमाने में पाकिस्तान के लिए भी काम कर चुकी है। उस फर्म का रिकॉर्ड, वो फर्म तो सभी के लिए काम करती है, वो टिम्बकटू के लिए भी काम करने को राजी हो जाएंगी जो पैसे दे उसको। ना वो पाकिस्तान के प्रति वफादार है, ना संघ के प्रति वफादार है, ना बीजेपी के प्रति वफादार है, ना कांग्रेस के प्रति वफादार है। वो किसी के लिए भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। भारत में भी ऐसी फर्म है। हम जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर की जो एजेंसी थी, उसने सबसे पहले भाजपा के लिए भी काम किया, उसने आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया, उसने कांग्रेस के लिए भी काम किया, उसने ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए भी काम किया। जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी उसके लिए वो काम करेंगे। इसी तरीके से वो फर्म है, वो भी काम कर रही है। जब ये खबर अखबारों में छपी और इसकी चर्चा होने लगी और सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा हुई, वो तो हिंदुस्तान में उस वक्त बिहार चुनाव चल रहा था, इसलिए सब लोगों का दिमाग उधर घुसा हुआ था। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बच गया इस चक्कर में।
अगर बिहार चुनाव नहीं चल रहा होता तो इसी के ऊपर कम से कम 150-200 प्रोग्राम बन जाते, वीडियो बन जाते और चारों तरफ फैल जाता। क्यों किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस फर्म को हायर? चलिए इस पर चर्चा की जाए। संबित पात्रा को भी बुलाइए आप अपने मेहमान के तौर पर यहाँ पे, और मुझे भी बुलाइए, एक तितरफा चर्चा कराइए। साथ में सुनील अंबेकर को भी बुलाइए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अफसर हैं। कल ही मेल करता हूँ सबको, कल ही मेल करता हूँ, आएगा आपका नाम सुन के आएगा कोई नहीं, लेकिन मेल करिए कर देता हूँ कि आप बुलाइए जरूर। ना है तो यही खबर हम इसी चर्चा करेंगे, उन्होंने मना क्यों कर दी? हम तो हर बात पे चर्चा करने को तैयार हैं, हम तो चर्चा प्रिय लोग हैं। तो मेरा कहना यह है कि सुनील अंबेकर साहब आएंगे तो मैं उनसे क्या पूछूंगा? मैं उनसे ये पूछूंगा कि जब ये चर्चा हुई सारे देश में, खबरें आ गई, अखबारों में छप गई और सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा हुई और विदेशों में तो बहुत चर्चा हुई, खासतौर से जो प्रवासी भारतीय हैं जो वहां पर अमेरिका के नागरिक हैं और यूरोप में रह रहे हैं और दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, उनके बीच में तो खबर आग की तरह फैल गई कि भाई संघ ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को किराए पे लिया है और $3,30,000 की फीस अदा की है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दी वो क्यों प्रतिक्रिया दी? सुनील अंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का संगठन, उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का संगठन है, वो विदेश अमेरिका में काम नहीं करता है और उसने अमेरिका में किसी भी फर्म को किराए पे नहीं लिया है, ये उन्होंने कहा। मैं उनसे कहूंगा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप 100% झूठ बोल रहे हैं। आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि जब आपको वो फार्म दिखाया जाएगा, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम छपा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये फार्म गलत है, इसकी जांच करा लो। अब किसको इतनी फुर्सत है कि अमेरिकी फॉर्म की हिंदुस्तान में जांच कराता फिर? कौन सी एजेंसी इसे जांच कराई है उसमें? देखिए, आज के जमाने में ये बातें छिपती नहीं है। आज के जमाने में सब चीजें खुल गई हैं। जैसे कि इन्होंने जब आरोप लगाया कि कांग्रेस के राहुल गांधी के और पवन खेड़ा के अकाउंट वहां है, सुप्रिया श्रीवास्तव ने फौरन बता दिया कि आपके अकाउंट कहां से हैंडल हो रहे हैं। कहीं कुछ भी नहीं छिपता है, सब चीजें दोनों सिरों पर खुली हैं, कुछ भी नहीं छिप सकता है, सब पता लग जाएगा। इसलिए ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। संबित पात्रा को और बीजेपी को, अमित मालवीय को, इन लोगों को इस आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। उनका हाथ जलेगा ही जलेगा। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि संघ का अमेरिका के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, संघ कभी नहीं चाहता कि भाई अमेरिका से रिश्ते खराब हों, अमेरिका कुछ बुराई करे, अमेरिका कुछ कहे। क्या ये बात सही है और इसके पीछे कारण क्या है? इतना इसका अमेरिका इतिहास है संजय जी, इसका इतिहास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना ज्यादातर जीवन का समय उस दौर में गुजारा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का। 1925 में स्थापित हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध अगर मान लिया जाए कि वो 1915 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके 10 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद में 40 के दशक में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और काम कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद में शीत युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वार शुरू हो गया। कोल्ड वार था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, कम्युनिस्ट कंट्री के बीच में और एक पूंजीवादी देश के बीच में। और गुरु गोलवलकर ये कहते थे कि हमारे प्रमुख दुश्मनों में से एक तो मुसलमान हमारे प्रमुख दुश्मन है और कम्युनिस्ट हमारे प्रमुख दुश्मन है। तो कम्युनिस्ट उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख दुश्मन थे और कोल्ड वार में कम्युनिस्टों का मुकाबला कर रहा था अमेरिका। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका के पक्ष में हो गया, अमेरिका के फेवर में हो गया। अच्छा, अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए 2002 में, वो वहां पे वो हो गया आपका मुसलमान विरोधी जनसंहार हो गया। जिसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका पकड़ में आ गई। उसके बाद तो अमेरिका ने इनका वीजा कैंसिल कर दिया नरेंद्र मोदी का, तो उस वक्त तो अमेरिका नहीं आ पाए। लेकिन उससे पहले कितने बार अमेरिका घूमने के लिए गए, भाजपा के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, संघ के प्रचारक के तौर पर कई दफे अमेरिका ये जा चुके थे। अच्छा, अब आप देखिए, जब क्योंकि किसी भी पूंजीवादी देश के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी का प्रेम जो है वो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक दोस्त हैं, उनके नेचुरल एलाई हैं उनके राष्ट्रीय वो वहां के। अच्छा, फिर जब देखा कि चीन अब कम्युनिस्ट देश रहा नहीं, चीन भी पूंजीवादी देश हो गया है और साथ में वो निरंकुश भी है, तानाशाही देश भी है
और यही आरएसएस का स्वप्न है कि हिंदुस्तान में पूंजीवाद हो और हमारी तानाशाही के तहत हो। मुख्य स्वप्न ही राष्ट्रीय संस्कृति का ये है। तो चीन उनके लिए एक आदर्श देश बन गया। और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा यात्राएं कहां की? रिपब्लिक ऑफ चाइना की, चीन गणराज्य की इन्होंने सबसे ज्यादा यात्राएं की, क्योंकि वो उनके लिए मॉडल है। भाई शी जिनपिंग को जब हिंदुस्तान बुलाया गया तो उनको झूला ऐसे ही नहीं झुलाया गया था। ऐसा नहीं था कि केवल वो नाटक कर रहे थे, उनके पर सच्चा स्नेह था इनके मन में। वो सोच रहे थे एक दिन हिंदुस्तान के शी जिनपिंग बनेंगे, एक पार्टी का शासन होगा, भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, नरेंद्र मोदी उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो भी पद होगा उस वक्त वो उनके पास होगा, और उनका नाम होगा नरेंद्र मोदी, अदृश्य रूप से ब्रैकेट में लिखा होगा शी जिनपिंग ऑफ इंडिया। ये है, ये पूरा खेल ये है। मतलब इस खेल को हम लोग असल में ठीक से समझते नहीं है। जैसा चीन है, मतलब चीन की जैसी सत्ता है, चीन में जिस तरह का पूंजीवादी बाजार है, और उस बाजार के ऊपर आयरन हैंड से, मतलब जो है नहीं, बहुत ही निरंकुश तरीके से शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वहां पर तियाननमेन स्क्वायर के ऊपर विरोध करने वालों को टैंकों से उड़ा दिया जाता है। जब तियाननमेन स्क्वायर पे छात्रों ने विरोध किया था तो टैंक चला दिए गए थे, सबका संहार कर दिया गया था। उसके बाद से चीन में कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, खत्म हो गया प्रदर्शन बिल्कुल। एक ही बार में सब चीज खत्म हो गई, एक बार में। वो जो है अगर शी जिनपिंग बनने के बाद किसानों ने वो मोर्चा लगाया होता दिल्ली में तो सबको रौंद दिया जाता। वो जो है बनने की कोशिश तो है, वो एसआईआर के लाने के बाद तानाशाही की तरह बढ़ते हुए कदम तो है ही है, लेकिन वो गाना है ना, मेरा सुंदर सपना टूट गया, तो वो वाला गाना है। लेकिन एसआईआर का वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर। थोड़े बुजुर्ग हो गए, 10 साल और छोटे होते तो 15 साल छोटे होते तो और ऊर्जा होती है। 75 साल के हो गए, बात आपकी सही है। जितने कम उम्र में ही आप तानाशाह बन जाएं उतनी ज्यादा दिनों तक आप सत्ता को भोग सकते हैं, और सत्ता से तानाशाह के ऊपर सत्ता के साथ जो विविध किस्म के दूसरे दृश्य अदृश्य किस्म के भोग हैं वो आप कम उम्र में ही प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा उम्र हो जाएगी तो उनकी भी एक सीमा है, लेकिन फिर भी दवा दारू के सहारे काम चलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री के चेहरे पे तो ग्लो बहुत है। अभी भी सुनते हैं कि बड़ा सुबह 1-2 घंटे आके मेकअप वेकअप वाला आदमी काम करता है, खाते पीते अच्छा ही। प्रधान मिनिस्टर को क्या कमी है, बढ़िया खाओ। मशरूम की भी बड़ी चर्चा चली थी। एक खास तरह का फेशियल जिसके बारे में मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता।